हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। ये आपका लास्ट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का केवीएस पेडागोजी की क्लास कर रहे हैं हम, जिसमें कि फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट का जो कि 15 मार्क्स की है, उसका ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जो 15 मार्क्स की यूनिट है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे और 2-4 दिन में जब इनके क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो उनकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इकोलॉजिकल थ्योरी या फिर पारिस्थिति परक सिद्धांत। ये सिद्धांत किसके ऊपर आधारित है? ये बच्चों का विकास है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, उसी पर आधारित है। और इस थ्योरी को देने वाले कौन है, इस सिद्धांत को देने वाले कौन है, इसके फाउंडर कौन है? यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर। ये है जो कि इसके फाउंडर हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके हैं वो सीटेट में भी पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, चाहे केवीएस की आप उससे पर्सपेक्टिव से देख लीजिए या फिर सीटेट के उससे। तो ये जो पारिस्थिति परक सिद्धांत है, इकोलॉजिकल थ्योरी है, इसके फाउंडर प्रतिपादक कौन है? यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर है। और ये वाली जो थ्योरी है वो किस चीज के ऊपर आधारित है? बच्चों के डेवलपमेंट के ऊपर आधारित है, बच्चे के विकास के ऊपर आधारित है। इस थ्योरी को हमने पहले क्यों नहीं पढ़ा था? क्योंकि सोशलाइजेशन का जो सोशल डेवलपमेंट बच्चे का कैसा होता है, इस चीज को बिल्कुल ब्रॉड में जब हमने सोशलाइजेशन का टॉपिक पढ़ा उसमें समझा था। और ये वाली जो थ्योरी है वो आपकी ये सोशल डेवलपमेंट बच्चे का कैसे होता है और बच्चे का उनके साथ रिलेशनशिप कैसे होता है, मतलब कि विकास कैसे हो रहा है। अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट थे डेवलपमेंट के वो सारे पढ़े थे, प्रिंसिपल्स पढ़े थे, डिबेट्स पढ़ी थी डेवलपमेंट की। लेकिन डेवलपमेंट में सोशल डेवलपमेंट अलग से अगर हम पढ़ेंगे, उसके बाद ही बच्चे के विकास और सोशल डेवलपमेंट, इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है उस चीज को समझ पाएंगे। तो ये वाली जो थ्योरी है वो बच्चे के विकास के ऊपर आधारित है कि बच्चे का विकास किस तरीके से होता है सामाजिक परिप्रेक्ष्य में। तो सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास और बच्चे के इन दोनों के साथ क्या रिलेशनशिप्स होते हैं। बच्चे का एक सामाजिक विकास है और बच्चा खुद है, तो समाज और बच्चे इन दोनों की रिलेशनशिप, इंटर रिलेशनशिप कैसे डेवलप होती है उस चीज के बारे में ये सिद्धांत बताया गया है। क्या कहा गया है इस थ्योरी में कि बच्चा क्या करता है, इन्वायरमेंट से कुछ ना कुछ सीखता है। और जैसे ही बच्चा इन्वायरमेंट से सीखना स्टार्ट करता है वहीं से बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद माँ के कांटेक्ट में आता है, तो माँ से ही वो थोड़ी बहुत चीजें स्टार्ट करता है सीखना। अब बच्चे की भाषा वही भाषा क्यों होती है जिस भी वो सोशल, जिस भी समाज में वो रह रहा होता है, जिस भी कल्चर में रह रहा होता है, इसलिए होता है क्योंकि वो जिसके भी कांटेक्ट में है उसका इन्वायरमेंट वैसा है, उस भाषा का इन्वायरमेंट उसको मिला बचपन से, इस वजह से वो भाषा उसको आती थी, उस भाषा का विकास हुआ उसके अंदर। इसके अलावा कुछ ऐसे पर्टिकुलर ट्रेडिशंस होते हैं जो कि बच्चा खुद फॉलो कर रहा है। तो फॉलो करने का मतलब क्या है, उसने अपने इन्वायरमेंट से उस चीज को सीखा है, इस वजह से उस चीज का विकास उसके दिमाग में हुआ और उसने उस चीज को एक्टिविटी में करना स्टार्ट किया। मतलब कि बच्चा क्या करेगा, इन्वायरमेंट से कुछ ना कुछ सीखेगा और सीखने, जैसे ही वो इन्वायरमेंट से सीखना शुरू करता है वहीं से उसका जो विकास है वो शुरू हो जाता है, उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक। कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं समाज के जो कि बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। अब अगर इन्वायरमेंट से जैसे ही बच्चे ने सीखना स्टार्ट किया उसके बाद से ही अगर बच्चे का विकास शुरू हुआ, तो मतलब इन्वायरमेंट के कुछ ऐसे कंपोनेंट होंगे जिनसे बच्चा सीख रहा होगा। तो वो कौन कौन से कंपोनेंट हैं पर्यावरण के जिनसे सीख करके बच्चे का विकास शुरू होता है? तो वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले फ्रेंड्स, ये सबसे पहले फैमिली, फैमिली के बाद फ्रेंड्स। फैमिली के साथ जैसा भी एडजस्टमेंट होता है वो फैमिली के लोगों को जिस तरीके से एडजस्ट करता हुआ देखता है, अगर वो देखता है कि जितने भी उसके एल्डर्स हैं या फिर उसके पेरेंट्स हैं वो जितना काम, जितने पेशेंस के साथ एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर रहे होते हों, या फिर जितने प्रेम के साथ, जितने अफेक्शन के साथ एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हैं, तो बच्चा उसी फैमिली एडजस्टमेंट के हिसाब से उस चीज को सीखता है और जब बाहर निकलता है तो वैसा ही उसका व्यवहार में प्रदर्शित होता है, उसके व्यवहार में दिखाई पड़ता है। मतलब कि ये फैमिली का एडजस्टमेंट भी एक ऐसा कंपोनेंट, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि बच्चा अपने इन्वायरमेंट से सीख रहा है। तो फैमिली एडजस्टमेंट, फ्रेंड्स, कल्चर, इंस्टीट्यूशन और इन्वायरमेंट,
ये सारी चीजें ऐसी हैं, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं और इस तरीके से बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होता है और समाज के ये कंपोनेंट्स के साथ इंटर रिलेशनशिप स्थापित करके बच्चा धीरे धीरे विकसित होता है। ठीक, तो ये था इस थ्योरी के बारे में। अब देखते हैं कि इन्होंने इस सिद्धांत को कितने भाग में डिवाइड किया। यूरी ब्रॉन फैनब्रेनर ने इस सिद्धांत को कितने स्टेजेस में डिवाइड किया? 5 स्टेजेस में डिवाइड किया। सबसे पहले है माइक्रो सिस्टम, लघु मंडल। ये बच्चे के विकास की सबसे शुरुआती स्टेज होती है जहां से बच्चा अपने जो आसपास के लोग होते हैं, उसके परिवार के लोग होते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करना शुरू करता है, अंतः क्रिया करना शुरू करता है। तो बच्चा जब फ्रेंड्स, नेबर्स, मित्र, पड़ोसी, पेरेंट्स और टीचर इन सबके साथ अंतः क्रिया करना शुरू करता है अपने विकास के शुरुआती स्टेज में, तो इस स्टेज को क्या बोलते हैं? माइक्रो सिस्टम। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बच्चा उनके साथ रिलेशनशिप नहीं स्टैब्लिश कर रहा है, उनके साथ संबंध स्थापित नहीं कर रहा है, वो सिर्फ क्या कर रहा है? इंटरेक्ट करना शुरू करता है, इंटरेक्ट करना सीखता है। तो जब बच्चे की शुरुआती स्टेज में वो इन सब के साथ इंटरेक्ट करना सीखता है तो वो किस में आता है? वो आता है लघु मंडल या फिर माइक्रो सिस्टम में। नेक्स्ट है मीजो सिस्टम या फिर मध्य मंडल। यहाँ पे बच्चे ने इंटरेक्ट करना सीखा था। अब ये जो भी माइक्रो सिस्टम के ये जो भी कंपोनेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, इन सारे कंपोनेंट्स के साथ जब वो एक तरीके का संबंध स्थापित करता है, मतलब बच्चे को कुछ ऐसे लोग होते हैं परिवार के ही या फिर फ्रेंड्स के ही जो कि बच्चा उनसे ज्यादा कनेक्टेड होता है या फिर उनके साथ उनका बिहेवियर ज्यादा अच्छा रहता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ बच्चा बात करना भी नहीं पसंद करता है। तो वो कहाँ से सीख रहा है? उसने इंटरेक्ट किया, इंटरेक्ट करने के बाद जहां से उसका मेंटली स्टेबल हुआ या फिर जहां पे मेंटल कनेक्शन उसको फील हुआ, वहां पे वो क्या करेगा? रिलेशन एस्टेब्लिश करेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के बच्चे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं, फ्रेंड से या फिर पड़ोसियों से या फिर ये आपके जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, इन सब से। कुछ टीचर्स होते हैं जिनको बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं जिनको बच्चे बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं, कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, उनकी एक टोली होती है, उस टोली में किन्हीं के साथ उनका इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है, उनके साथ उनका जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा होता है, और उसी ग्रुप के जो दूसरे बच्चे हैं उनके साथ, क्योंकि छोटी छोटी टोलियों में जब चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं हम, इनिशियल स्टेज के बाद ये आपकी चाइल्डहुड स्टेज ही आती है, तो छोटी छोटी टोलियां होती हैं उनकी, उन्हीं टोलियों में कुछ के साथ उनका ज्यादा अच्छा संबंध होता है और कुछ के साथ लड़ाई झगड़ा उनका चलता रहता है। तो वो क्या करते हैं? एक तरीके का रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब जिन कंपोनेंट्स से बच्चे ने माइक्रो सिस्टम में इंटरेक्ट करना शुरू किया था, उन कंपोनेंट्स के साथ जब बच्चा रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने लग जाता है तो वो किस में आता है? मीजो सिस्टम या फिर मध्य मंडल के अंदर। और इसमें क्या होता है? जो भी माइक्रो सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं उनके साथ बच्चा एडजस्टमेंट करता है। फिर नेक्स्ट स्टेज है हमारी एक्सो सिस्टम या फिर बाह्य मंडल। बाह्य मंडल में बच्चा क्या करता है? शारीरिक रूप से प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन जो भी उसके कंपोनेंट्स हैं वो सारी चीजें उसको अफेक्ट करती हैं, मतलब उसको मेंटली या फिर सोशली अफेक्ट करती हैं। जैसे कि जो बच्चे के पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो पेरेंट्स कहीं ना कहीं काम करने जा रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं ऑफिस है या फिर स्कूल में पढ़ा रहे हैं या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन में वो जा रहे हैं, तो वहां जाने के बाद घर में उसका डिस्कशन हो रहा है, उस बारे में बात कर रहे हैं या फिर बच्चे को उस बारे में बता रहे हैं, तो बच्चा उन चीजों के बारे में जान तो रहा है, फिजिकली वहां नहीं प्रेजेंट है, लेकिन उन चीजों के बारे में जान तो रहा है। तो वो जानने के बाद बच्चे के अंदर होता है कि कुछ ना कुछ जो थिंकिंग प्रोसेस है वो चलती रहती है। तो जो चीज वो सुनते हैं, सुनने के बाद उससे कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, उनके अंदर जो मेंटल डेवलपमेंट है, मानसिक विकास है, वो उन चीजों के थ्रू होता रहता है। मतलब कि विकास तो हो रहा है और वो समाज से ही हो रहा है, इनडायरेक्टली भले हो रहा है लेकिन हो तो रहा है। तो मतलब जब बच्चा वहां फिजिकली नहीं प्रेजेंट है, लेकिन जो भी बच्चे के नियर और डियर वंस है, जो भी उसके प्रिय संबंधी हैं, वो लोग आकर के उनके बारे में, जो उनका समाज है उनके बारे में आकर के जब बच्चे के सामने डिस्कस करेंगे या बच्चे को उनके बारे में बताएंगे, तो बच्चा उससे प्रोसेसिंग करके कुछ ना कुछ सीखेगा और मानसिक विकास करेगा, और उसके कारण ही बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो होगा। मतलब ये जो नियर डियर वंस के जो उनका समाज है, उनके समाज से होकर के उनका समाज बच्चे के लिए एक इनडायरेक्ट इन्वायरमेंट हुआ जिससे कि बच्चा प्रभावित हो रहा है।
ठीक है। तो एक्सोसिस्टम में क्या होता है, बच्चा फिजिकली नहीं प्रेजेंट होता है, लेकिन जो भी उसके प्रिय संबंधी लोग होते हैं, उनके समाज के जो भी कंपोनेंट्स हैं, उनका इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर पड़ता है। इनडायरेक्टली पड़ता है, लेकिन पड़ता है। तो माइक्रो सिस्टम में क्या है, बच्चा इंटरेक्ट करेगा कंपोनेंट से, डायरेक्टली का इंटरेक्ट करेगा। मेसो सिस्टम में क्या है, माइक्रो सिस्टम के कंपोनेंट्स के साथ एक संबंध स्थापित करेगा, या फिर माइक्रो सिस्टम के जो भी लोग थे, कंपोनेंट्स थे, उनके साथ एडजस्टमेंट करना सीखेगा। एक्सो सिस्टम में फिजिकली बच्चा नहीं प्रेजेंट होगा, लेकिन जो भी उसके संबंधी हैं, उनका जो समाज है, उनकी जो एनवायरनमेंट है, वो आकर के घर में डिस्कस करेंगे या बच्चे के सामने डिस्कस करेंगे, तो उसके बारे में बच्चे को इनडायरेक्टली पता चलेगा। तो वो भी बच्चे के लिए एक इनडायरेक्ट इन्वायरमेंट हुआ, जिससे बच्चे का विकास प्रभावित हो रहा है। तो ये हो गया एक्सो सिस्टम। फिर है मैक्रो सिस्टम, वृहत मंडल। जो भी बच्चे का कल्चर है, जिस भी घर में बच्चा पैदा होगा, किसी न किसी सांस्कृतिक सामाजिक सापेक्ष में ही बच्चा पैदा होता है। अब जिस भी घर में वो आया है, उसका जो भी सामाजिक और सांस्कृतिक सापेक्ष होगा, उसी के आधार पर वो चीजें सीखेगा, और भारी मात्रा में वो चीजें जो बच्चे को अफेक्ट करती हैं, वो उसकी एक पर्सनैलिटी बन जाती है। जिस भी घर में वो पैदा हो रहा है, या फिर जिस समाज की संस्कृति में पैदा हो रहा है, वो संस्कृति उसकी कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी बन जाती है। तो क्या है, कल्चर, जिस भी संस्कृति के सराउंडिंग बच्चा रहता है, वो चीजें बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं, बच्चे का विकास करती हैं। इनमें है जैसे कल्चरल वैल्यूज हैं, कस्टम्स हैं, या फिर सोशियो फाइनेंशियल स्टेटस, ये भी है जो कि बच्चे के मैक्रो सिस्टम में आता है। क्योंकि बच्चा किसी ऐसे समाज में पैदा हो रहा है जहाँ पे जो समाज है, या फिर जो वहाँ की फाइनेंशियल कंडीशन है, अगर उसको ठीक से पैसा रुपया मिल रहा है, तो वो अच्छी नॉलेज गेन करेगा, अच्छे स्किल्स गेन करेगा, बहुत सारी एक्टिविटीज सीखेगा, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका हाई लेवल पे हो रहा होगा। तो क्या है, बच्चे के विकास को प्रभावित तो कर रहा है ना, जो उसका सोशियो फाइनेंशियल स्टेटस है। तो ये सब चीजें किसमें आएंगी, कल्चरल से रिलेटेड जितना भी है, वो सारी चीजें किसमें आएंगी, मैक्रो सिस्टम में या फिर वृहत मंडल में। फिर लास्ट है हमारा क्रोनो सिस्टम, जिसको घटना मंडल कहते हैं। इसको आप एक शब्द में अगर समझना चाहो तो कह सकते हो टाइम एंड स्पेस। टाइम एंड स्पेस, जिस पर्टिकुलर समय में बच्चा, मान लो ये बच्चा है, जब वो पैदा हुआ, तो उस टाइम पे उसकी सराउंडिंग, मतलब कि ये कुछ ना कुछ 10 साल पहले, या 5 साल पहले, या 6 साल पहले, या फिर जब तक वो बढ़ रहा है, तब तक उसके आसपास जितनी भी घटनाएं, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, चाहे नेशनल लेवल पे हो, अगर उसको पता चल रही हैं, या फिर वो उनको जान रहा है, उनको देख रहा है, उनको समझ रहा है, तो ये सारी जो इंसिडेंट्स हैं, वो उसके विकास को प्रभावित करेंगे। जैसे कि उसके जीवन की कोई भी घटनाएं हैं, वो ले लीजिए, या फिर उसके ही जिस समय में वो पैदा हुआ है, जिस टाइम में, जिस स्पेस में वो पैदा हुआ है, उस टाइम की जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं हुई रहेंगी, वो सारी चीजें बच्चे को प्रभावित करेंगी, बच्चे के विकास को प्रभावित करेंगी। तो क्रोनो सिस्टम या फिर घटना मंडल टाइम और स्पेस के रिस्पेक्टिव में बताया गया है कि बच्चे के जीवन के समय में जितनी भी घटनाएं होती हैं, टाइम मतलब हिस्टोरिकल चीजें भी आप ले लो, पर उसके समय प्रेजेंट होना चाहिए। वो उसके प्रेजेंट होने के बाद उसके आसपास की जितनी भी सामाजिक, सांस्कृतिक, या फिर जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं घटती हैं, उससे बच्चे का विकास प्रभावित होता है। तो जब ऐसा होता है, टाइम और स्पेस के सापेक्ष बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा हो, उस टाइम की इंसिडेंट्स, चाहे वो सोशियो हो, चाहे हिस्टोरिकल हो, या फिर बच्चे की खुद की इंसिडेंट्स हो लाइफ के, तो ये सारी चीजें बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं। तो ये किसमें आता है, ये आपका आता है क्रोनो सिस्टम या फिर घटना मंडल में। तो ये 5 स्टेजेस थी आपकी, जो कि पारिस्थिति परक सिद्धांत में दिया गया था, जिसको दिया था यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी याद कर लीजिएगा, नोट्स यहां से बना लीजिएगा। एक और टॉपिक है आपका रोल प्ले टेकिंग थ्योरी। रोल प्ले टेकिंग थ्योरी में क्या होता है आपका, ये दी थी आपकी रॉबर्ट सेलमन ने। रॉबर्ट सेलमन ने दी थी रोल टेकिंग थ्योरी। रोल टेकिंग थ्योरी, इस थ्योरी में बेसिकली क्या बताया गया है कि बच्चे का जैसे जैसे विकास होता है, विकास होने के साथ साथ वो अपने साथ साथ दूसरों के पर्सपेक्टिव से उनकी कॉग्निटिव
और अफेक्टिव मतलब कि उनकी संज्ञानात्मक और भावात्मक रोल्स को समझने लगता है, उनके व्यू पॉइंट को समझने लगता है। अपना संज्ञानात्मक और अपना भावात्मक पक्ष हर कोई जानता है, लेकिन जब बच्चा या फिर कोई भी व्यक्ति अपने साथ साथ दूसरों के भी व्यू पॉइंट के हिसाब से उनका क्या संज्ञानात्मक पक्ष है, उनका क्या भावात्मक पक्ष है, जब उसको समझने लग जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, रोल टेकिंग बोलते हैं। मतलब बच्चे का कौन सा अपना रोल है, उसकी क्या भूमिका है उस स्थान पर, जब बच्चा ये समझने लगता है तो उसी को कहते हैं रोल टेकिंग थ्योरी, जो कि दी थी रॉबर्ट सेल्मन ने। अगर आपके प्रीवियस ईयर किसी भी क्वेश्चन में ये इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है या फिर कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये थ्योरी मैं आपको एक्सप्लेन करके करा दूंगी। फिलहाल ये इतनी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना मान के चलिए रोल टेकिंग थ्योरी ये किसने दी है, रॉबर्ट सेल्मन ने दी है। ये आपकी किस चीज के ऊपर है, सोशियो, ये पॉइंट याद रखिएगा, सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी दी है मैंने, सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी दी है। ये पहला की पॉइंट याद रखिए। और इसका दूसरा की पॉइंट याद रखिए कि जब बच्चा अपने साथ साथ दूसरों के पर्सपेक्टिव से, दूसरों के व्यू पॉइंट से उनका क्या कॉग्निटिव मतलब उनका क्या संज्ञानात्मक और अफेक्टिव मतलब कि भावात्मक एस्पेक्ट है, पहलू है, जब बच्चा अपने साथ साथ दूसरों के भी कॉग्निटिव और अफेक्टिव एस्पेक्ट को समझने लग जाता है कि समाज की किस चीज में उसकी क्या भूमिका है, तब उसी को रोल टेकिंग कहते हैं। और इस थ्योरी को देने वाले थे रॉबर्ट सेल्मन। तो अभी इस टाइम आप इतना ही याद रखिए। तो ये आपका जो फर्स्ट यूनिट थी अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, जो कि आपकी 15 मार्क्स की थी, वो कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे दूसरी यूनिट, वो भी आपकी 15 मार्क्स की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।